हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविटेशन के टॉपिक में एक सेक्शन सैटेलाइट एंड केपलर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट एक जनरल टर्म है। टू स्टार्ट विथ, लेट मी पुट द हेडिंग। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपने से बहुत लार्ज मास के अराउंड कोई पाथ में घूमता हो, उस लाइटर ऑब्जेक्ट को उस हेवी ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ में एक कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो घूम रहा हो इस पाथ पर, और सेंटर्ड जो ऑब्जेक्ट है, सेंटर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है उसका मास कैपिटल M है। जो ट्रैक रेडियस है, वो मान लेते हैं स्मॉल r है, राइट। तो ऐसे में जब ये कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर इस पाथ पे चल रहा हो तो हम इस घूमने वाले ऑब्जेक्ट को उस सेंटर्ड ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहेंगे। और जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि टू नेगोशिएट a circular curve we need to have a force which is a provider of necessary centripetal force। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो प्रोविजन है, जो रेडियल इनवर्ट फोर्स है, रेडियल इनवर्ट फोर्स है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहेंगे, उसका प्रोवाइडर कौन है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी कि G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये एक जनरल सा टर्म हो गया और यही फोर्स को हम लोग इक्वेट करेंगे किसके बराबर? m v स्क्वायर बाई r के बराबर। ठीक है, तो ये सैटेलाइट का एक बेसिक आइडिया हो गया कि सैटेलाइट कहते किसको है। एक बार हम लोग दोबारा सुन लें। सैटेलाइट एक जनरल टर्म है जो एक गिवन पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता हो अपने से मच हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड। जैसे यहाँ पे ना एक कंडीशन मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे स्मॉल जो कैपिटल M है वो काफी बड़ा है स्मॉल m से, राइट। तो उस लाइटर ऑब्जेक्ट को, यानी कि इस केस में इस डायग्राम में स्मॉल m को हम सैटेलाइट कहेंगे किसका? लार्जर मास का, जो सेंटर्ड ऑब्जेक्ट है। फाइन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, इन कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ, राइट। तो मान लेते हैं कि ये एक अर्थ का शेप बना देता हूं पहले मैं। ये अर्थ है जिसका सेंटर यहां हो गया और मैंने इसका रेडियस कैपिटल R दिखा रखा है। ठीक है, ये अर्थ हो गया जी, राइट बेटा। अच्छा, अब ये जो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर, ठीक है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर, या इसको हम लोग ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक पाथ ले रहा हूं और फाइन, इस पाथ में एक कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो। वो पाथ बनाने के लिए मैंने ये वाला ले लिया, ये पाथ जो अब आपको दिख रही है इस वक्त, राइट। ये पाथ है, ये थोड़ा सा कंसेंट्रिक नहीं बन पाया।
दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको बनाने के लिए। अगर ये कॉन्सेंट्रिक हो तो अच्छा दिखेगा। राइट, अ बिट बेटर। तो यहाँ पे इस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है बेटा, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। यूं कहें कि अर्थ के सरफेस से ये वाला हाइट जो है, ये यहां दिखा देता हूं मैं, ये एच है। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। राइट, ये हो गया अर्थ। राइट, और ये हो गया पाथ ऑफ सेटेलाइट, पाथ ऑफ सेटेलाइट। इस पे जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है स्पीड से, वो भी है। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब अर्थ के सेंटर से लेकर करके उसके पाथ तक, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो पहला चीज जो डिस्कस करना चाहिए वो है फोर्स। ठीक है, चलिए पहले फोर्स के बारे में बात कर लें। फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने ऊपर समझा था, जी एम एम डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर कहां से लेना है, सेंटर से लेना है, बिल्कुल ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर का कैंसिलेशन हो जाएगा, पहले तो ये स्मॉल एम भी कैंसिल हो गया बेटा, और ये कैंसिल हो गया। राइट, ये वी निकल के कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर। If we open the meaning of small r, this will be gm by r plus h. Right? जिस स्पीड से वो सेटेलाइट उस पाथ में घूम रहा है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन हम लोग इसी फॉर्मूले से किया करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जो v है वो उसके फॉर्मूले में h का अपीयरेंस नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना h का वैल्यू ज्यादा होगा उतना v का वैल्यू कम होगा, है ना। तो ये इसको हम लोग कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस टर्म इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के बहुत पास अगर घूमता हो, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब यहां पे इस कंटेक्स्ट में सेटेलाइट से ही है, सेटेलाइट मूव्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस कंडीशन में क्या करें बेटा, इस कंडीशन में एच को नियरली को 0 पुट कर दे, है ना। अगर अगर इसको अगर 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस 0। राइट, ये कितना आ गया, जी एम बाई आर। फाइन, अब जरा देखें इसको, इसका वैल्यू कितना होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 7.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसको रफली लोग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको इसको ऐसे समझिए आप, इसको लिख डालिए ऐसे, 2 और 2 लगा लीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अंडर रूट 2 जी एम बाई आर का वैल्यू कितना होता है बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है, तो ये इतना निकल के आ जाएगा कितना, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, अगर अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर के, ठीक है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को 7.9 या यूं कहें कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंक दिया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट भी
अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगा, राइट। ये वैल्यू कमिटेड टू मेमोरी है, याद आपको होना चाहिए। v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, कहां पे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो v है वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखता, ठीक है। इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट में एक स्टार डाल करके लिख लेते हैं। v इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये तरीका हो गया ये बताने का कि उससे डिपेंडेंसी वो नहीं रखता। v proportional to m का पावर 0, this means this v has got nothing to do with mass of the satellite। मतलब लाइटर के लिए भी यही है, हेवी के लिए भी यही है। फॉर लाइटर सैटेलाइट स्लैश हेवियर सैटेलाइट, v is सेम, राइट, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये तो पहला पैरामीटर हो गया v के बारे में, राइट। चलिए अब बात करते हैं मोमेंटम कितनी होगी। जब वेलोसिटी पता तो मोमेंटम भी पता है। मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट और v का फॉर्मूला अपने पास पहले से है, कितना बेटा, अंडर रूट gm बाई स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब r प्लस h, राइट। तो पहले लिख दिया मैंने स्मॉल r और बाद में मैंने इसको क्या किया, इसको इस तरीके से gm बाई r प्लस h डाल दिया, ठीक है। ये हो गया मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, फाइन। यानी मोमेंटम वाले में मास ऑफ सैटेलाइट का अपीयरेंस इंपॉर्टेंस रखता है, मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसको समझते हैं इस तरीके से कि अगर हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, फाइन, अगर काइनेटिक एनर्जी का हम लोग अगर बात करते हैं तो अपने पास v है तो वो भी मिल जाएगा। पहले मोमेंटम वाले को, नेक्स्ट जो है टर्म वो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, let me make a rectangle in which I can write it। फाइन, अब बात करनी है किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है बेटे, हाफ m v स्क्वायर। लेट मी पुट द मीनिंग ऑफ v, स्क्वायर रूट ऑफ gm by r the whole square। now this is amounting how much, हाफ m और gm by r, राइट, ठीक है। इसको मैं लिख दिया gmm डिवाइड बाई 2r। याद रहे स्मॉल r इज ऑलवेज r प्लस h, स्मॉल r is always r plus h and h is being measured from surface of the earth, ठीक है। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का कंसिडरेशन। अगर हम लोग बात करें अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसिडरेशन, पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी। कितना हो जाएगा फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर। क्या लिखेंगे? U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। ठीक है बच्चे, अब इसको ये जो यहां भी आर का मतलब वही आर प्लस एच है। ठीक, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, if we talk about mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी, तो K प्लस U करना पड़ेगा किसके लिए? मैकेनिकल एनर्जी के लिए, है ना? कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? और मैकेनिकल एनर्जी के एक्सप्रेशंस को यहाँ पे रख देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है वो है जी एम एम डिवाइड बाई 2R प्लस U वाला पार्ट कितना बेटा? माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर। राइट, अब क्या करें? अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? यहां भी आप 2 लगा लो। ठीक है, यहाँ ऊपर इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप 2 और 2 लगा लो, तो उसको आराम से ऐड कर पाओगे। कितना आ जाएगा? हो जाएगा सिंपली कितना? माइनस ऑफ जी एम एम डिवाइड बाई 2R। ये आ गया मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का नेगेटिव में आना इस बात का इंडिकेटर है कि सिस्टम बाउंडेड है। ठीक है, ये कोलैप्स नहीं करेगा। मैकेनिकल एनर्जी का नेगेटिव में आना इस बात का इंडिकेटर है, नेगेटिव साइन of mechanical energy indicates that system is stable। जब तक एनर्जी का साइन नेगेटिव है तब तक सिस्टम स्टेबल है। राइट, अच्छा, ये तो हो गई एनर्जी का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम पीरियड वगैरह के बारे में। लेट मी पुट द न्यू हेडिंग। अर्लियर वाज serial number up to 5 na? Yes, it was 5. Now next would be 6. Yes, 6 is time period, time period of satellite। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो टाइम पीरियड क्या होगा? T इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सर्कमफेरेंस कितनी थी बेटे? 2 पाई r डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 पाई r का पावर 3/2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ gm। ठीक, ये हो गया टाइम पीरियड का। यहाँ पे अगर स्मॉल r का अगर आपने मतलब खोला तो ये आ जाएगा r प्लस h का पावर 3/2 और होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ gm। ध्यान रहे, ये m सेटेलाइट का नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसके चारों तरफ घूम रहा है। अपने केस में ये अर्थ का मास है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया फॉर्मूला T इज इक्वल टू का, T इज इक्वल टू 2 पाई R प्लस H का पावर कितना बेटा? 3/2 और डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ GM। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला।
जब जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में इसको हम लोग पुट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। अगर कोई सैटेलाइट बहुत अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है, ठीक है, फॉर नियर बाई सैटेलाइट, नियर बाई सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास अगर हो, एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया, 0, ऐसे में टी इक्वल कितना हो जाएगा, 2 पाई सिर्फ r का पावर 3/2 और होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ gm, ठीक है। मैंने उसी फॉर्मूले में केवल ये पुट कर दिया, राइट। चलिए, टाइम पीरियड के बारे में जानकारी हो गई, एनर्जी के बारे में जानकारी हो गई। अब अगर बात करते हैं टॉर्क ऑन सैटेलाइट, टॉर्क ऑन सैटेलाइट, राइट। एक हमने ले लिया ये, और एक मैं और ले लेता हूं जिसके चारों तरफ वो घूम रहा हो। अगर इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये अर्थ है जिसको मैं आप बना रहा हूं, ठीक है बेटा, और ये पाथ है, यानी ये वाला रेडियस जो होगा, ये रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और बाहर तक कितना हो जाएगा, बाहर तक हो जाएगा स्मॉल आर। ये पाथ है, इस पाथ में वो घूम रहा है, कौन, स्मॉल, और ये कैपिटल एम वाला मास है। तो टॉर्क ऑन सैटेलाइट को अगर स्टडी करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, शुरू यहां से कर लेते हैं, आर क्रॉस एफ। फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, और आर वेक्टर जो है वो है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक के, तो कितना हो जाएगा, आर एफ साइन 180। मतलब जो वेक्टर वाइज देखें अगर पोजीशन ऐसी है तो ये एंगल जो है 180 है, तो टॉर्क कितना हो गया, 0, बिकॉज साइन 180 कितनी होती है, 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0। अब टॉर्क का अगर वैल्यू 0 है, इसके हम लोग और क्या क्या मायने इसको हम लोग निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू होती है बेटे कितना, आई इंटू अल्फा, है ना। अगर उस पैरामीटर से देखें, अगर अल्फा 0 आ गया, इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट। इसके और भी मतलब हो सकते हैं, 2 पाई बाई टी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसलिए टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होने का रीजन क्या हुआ, वो जो टॉर्क का वैल्यू है ना वो 0 है, ठीक है। सो टॉर्क ऑन सैटेलाइट इज 0, राइट। यहां लिख दिया हमने टॉर्क इज, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, फाइन। चलिए अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट ये डिफाइन कैसे करते हैं, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। हम लोगों ने पीछे मोमेंट इसके बारे में भी पढ़ रखा है, मोमेंटम के बारे में पढ़ रखा है। अच्छा, आर और पी के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, उसको पहले एक बार वॉच कर लेते हैं। ये पाथ है,
ठीक है, ये पाथ है और ये अर्थ है मान लो, राइट। तो मोमेंटम का डायरेक्शन किसी भी इंस्टेंट पे अपने पाथ पे होगा टेंजेंशियल, ऐसा मोमेंटम हो गया बेटा। और आर वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो आर वेक्टर हो गया कुछ इस तरीके से, लेट मी मेक परफेक्टली स्ट्रेट। ये अर्थ हो गया, है ना। वेट अ मिनट, ये जो है पहले एक बार सेंटर बना लें इसका, ये सिटीज, और इसको हमने अर्थ समझ लिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर आएगा वो मोमेंटम वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये वेक्टर हो गया हमारा आर वेक्टर। क्लियरली आर वेक्टर और उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो कितना आ गया, आर पी साइन 90, ठीक है, यानी कि आर एम वी, आर एम, और इस वी को लिख दिया मैंने अंडर रूट जी एम बाय आर, लिख सकते हैं ना, वही वही तो फॉर्मूला था उसका, ठीक है, लिख दिया। अब ऐसे कंडीशन में लेट मी ब्रिंग दिस आर इन द साइन ऑफ रूट, तो कितना जगह बेटा, ये सब कुछ रूट के अंदर ले लेते हैं, सब कुछ रूट के अंदर, कितना आ गया, जी एम एम स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वी कैन सी अ कैंसिलेशन, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, फाइन। जैसे जरूरत पड़ेगी स्मॉल आर को हम लोग ओपन कर सकते हैं, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, आर प्लस एच है, और एच जो है वो अर्थ के सरफेस से हाइट है, यानी कि ये वाला वैल्यू, ये पैरामीटर एच है, जबकि ये कैपिटल आर है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम हो गया। क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है एक ऑर्बिट के लिए? डेफिनेटली कांस्टेंट है। कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसीलिए टॉर्क का वैल्यू जीरो है। देखो इससे पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टॉर्क का वैल्यू जीरो, तो टॉर्क अगर जीरो होगा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, वो दिख भी रहा, ठीक है। दिस इज वाई द टॉर्क विच इज इक्वल टू dl by dt इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का, सेटेलाइट का टॉर्क भी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। ये सेटेलाइट के बारे में जानकारी हो गई आपको, राइट। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सेटेलाइट से कोई एक ऑब्जेक्ट, तो घूमती हुई सेटेलाइट से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई बोल्ट या कुछ भी कोई एक पार्ट, वो अगर सेटेलाइट से अलग हो जाए, घूमते हुए कंडीशन में अगर सेटेलाइट से कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पार्ट अलग हो जाए, उस पार्ट का क्या होगा? वो पार्ट भी उसी स्पीड से कंटिन्यू कर जाएगा। कारण, जब वो सेटेलाइट से डिसलॉज हो रहा था, यानी कि अलग हो रहा था, तो उसकी स्पीड बहुत नहीं थी, ठीक है। इसलिए वो टूटा हुआ पार्ट, वो डिसलॉज्ड पार्ट भी एक सेटेलाइट जैसा काम करेगा, राइट, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं आगे हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में। जियो वर्ड का मतलब होता है अर्थ, ठीक।
और स्टेशनरी वी अंडरस्टैंड दैट इज एट रेस्ट। और सेटेलाइट, एक ऐसा सेटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी महसूस हो, ठीक है, एक ऐसा सेटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा लगे कि वो घूम नहीं रहा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोस्टेशनरी सेटेलाइट कहते हैं। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में लगे ऐसा कि वो नहीं चल रहा, अंडरस्टूड। तो उसको हम लोग कहते हैं जियोस्टेशनरी सेटेलाइट। इसके 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशंस। वेट, इसको जरा मैं अलग से लिख दूं। 3 कंडीशंस फॉर अ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट। तीन कंडीशन होती है। कंडीशन ए, द टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, द टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, नीचे लिख देता हूं मैं, द टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट मस्ट बी इक्वल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। मतलब क्या हो गया, अगर सेटेलाइट भी, ठीक है, जो टाइम पीरियड अर्थ का है 24 घंटे, अगर उसका टाइम पीरियड भी 24 घंटे ही हो, ठीक है, पॉइंट ए में ये कहा जा रहा है कि जो सेटेलाइट टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड अर्थ का भी है। दूसरा पॉइंट, सेंस ऑफ रोटेशन मस्ट बी सेम। सेंस ऑफ रोटेशन कैसी होनी चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। मैंने वेस्ट लिखा डब्ल्यू को, ईस्ट को लिखा ई को। तीसरा कंडीशन, इट मस्ट बी एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। यानी अगर कोई सेटेलाइट ये 3 कंडीशंस ओबे करता है तो दैट सेटेलाइट will appear as it is not moving at all from the earth point of view। ऐसा लगेगा कि वो नहीं चल रहा लेकिन वो चल रहा है, ठीक है। और उस ऑर्बिट को, जिस ऑर्बिट में जो सेटेलाइट होती है, उसको पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। द ऑर्बिट इन विच जियोस्टेशनरी सेटेलाइट appears, ठीक है, इज कॉल्ड एज पार्किंग ऑर्बिट, ठीक है। तो एक टर्म और आ गई है आपके सामने, पार्किंग ऑर्बिट। पार्किंग ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि उस ऑर्बिट में सेटेलाइट जो होगा वो ऐसा लगेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, ठीक है। यानी कि द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग वे पार्किंग ऑर्बिट के बाद बात कर लेते हैं केपलर्स लॉ की। आज के टॉपिक में सिर्फ यही 2 चीजें थी, सेटेलाइट और केपलर्स लॉ। अब हम लोग बात कर रहे थे केपलर लॉ के बारे में। केपलर्स लॉ, देयर आर 3 लॉज जो केपलर ने दिए। उसमें पहला जो है ना वो ये है, केपलर लॉ में कि सारे प्लैनेट जो है ना वो सन के अराउंड घूमते हैं। मैं एक डायग्राम बना करके बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको हम लोगों ने ट्रीट कर लिया कि ये पाथ एलिप्टिकल है। फाइन। और जहां पे मैंने लिखा है एस, इसका मतलब ये हुआ दिस इज द पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। तो केपलर लॉ के का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट,
लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें ये बताया हुआ है each and every planet moves around the sun in an elliptical path. Let me write it. Each and every planet moves around the sun in an elliptical path. Around the sun तो हो ही गया, and the sun is situated at one of the focus of ellipse. ठीक है, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया। दूसरा लॉ जो केपलर लॉ है वो है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया इस लॉ के अकॉर्डिंग ये डिक्टेट किया गया कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप की जाएगी। ठीक है, द एरिया स्वेप्ट in an equal interval of time is always same, right? मतलब फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें केवल ये बताया गया है कि वो कैसे, वो किसके अराउंड घूमता है। और सेकंड लॉ में क्या बताया गया है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो स्वीप करेगा। मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, dA by dt will be same, right? dA by dt will be same. Rate of sweeping area will be same, right? इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया इज सेम, राइट। थर्ड, जो थर्ड लॉ है वो टाइम पीरियड से लिंक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में ये बताया हुआ है टी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ आर वेक्टर द क्यूब। ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कैसे, T1 अपॉन R1 का पावर 3/2 दिस इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय R2 का पावर 3/2, राइट। यही केपलर के तीन लॉ है। ठीक, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में के थे कि सेटेलाइट और केपलर लॉ से लिंक। आई विल कम अगेन विद सम मोर सब टॉपिक्स। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करें, बहुत स्कोरिंग है, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।